हेलो बच्चों, चलिए नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम देखते हैं पहले इनको कैटेगराइज या फिर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद उनको कैटेगराइज करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में वैसे डिफाइन किए जाते हैं वो टोटल है 118। याद रखना, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में कैटेगराइज होते हैं। टोटल मेटल्स जो हैं वो आपके 87 हैं, 87 याद रखना, 87 मेटल्स हैं, 24 नॉन मेटल्स हैं और 7 मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर्स भी जिनको बोला जाता है, जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं कभी कभी यानी कि इन दोनों के बीच में रहते हैं, ना तो प्रॉपर ही मेटल है ना ही प्रॉपर नॉन मेटल है, उन दोनों के बीच में जो आपके रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर्स। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। अब यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो बेसिकली आपके 87 में से 86 सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। एक मात्र ऐसा एलिमेंट है मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज एन ओनली एलिमेंट या ओनली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, या कौन सा ऐसा मेटल है। ठीक है, एक्सेप्शन से केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगला टर्म है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में अगर मैं बात करूं तो सॉलिड फॉर्म में बेसिकली 12 मेटल्स होते, 12 नॉन मेटल्स होते हैं। लिक्विड फॉर्म में एकमात्र ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे रहता है, लिक्विड फॉर्म में एकमात्र ब्रोमीन है। और वहीं गैस फॉर्म में 5 गैसेस होती हैं जो बेसिकली आपकी 11 गैसेस हैं, जिसमें से 6 नोबल गैसेस हैं और 5 नोबल गैसेस, नॉन नोबल गैसेस हैं जो आपकी गैस फॉर्म में रहती हैं। तो नोबल गैसेस तो सबको पता है, क्रिप्टॉन, आर्गन, हेलियम, नियॉन, ये सारी चीजें हैं। रेडॉन, जेनॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नोबल गैसेस हैं, जो टोटल होती हैं आपकी 6। नोबल गैसेस वो सारी गैसेस हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। नॉन नोबल गैसेस हैं 5 जो एक्चुअली में क्या है, नॉन मेटल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर 5 नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल गैसेस हैं और 6 नोबल गैसेस हैं। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन यूज होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिक्विड फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल होता है, तो ब्रोमीन। और अगर मेटल की, नॉन मेटल और मेटल की बात करेगा तो मर्क्यूरी। और लास्ट है मेटलॉइड्स, जिसमें टोटल आपके कितने मेटलॉइड्स होते हैं, 7 मेटलॉइड्स होते हैं और 7 के साथ आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और आर्सेनिक, ऐसे भी बहुत सारे आपके मेटल्स, मेटलॉइड्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस एंड सोनोरस। लस्ट्रस का मतलब होता है ये चमकने वाले होते हैं मेटल्स, और इसके अलावा सोनरस यानी कि ये साउंड, सोनर यानी आवाज करते हैं अगर इनको किसी चीज से मारा जाए। जैसे घंटी है, वो एक प्रकार का मेटल है, तो उसको अगर आप मारोगे तो वो एक आवाज करेगी। स्टील भी एक मेटल से बनता है, हालांकि ये तो एक एलॉय है, लेकिन आपका कोई भी मेटल जो है उस पर अगर कुछ चीज आप बीट करोगे तो वो एक आवाज करेगी। वहीं अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो वो नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि उनमें कोई चमक नहीं होती है, ना ही वो आवाज करते हैं। बट एक चीज एक्सेप्शन यहाँ पर जो हर केमिस्ट्री में पूछा जाता है, डायमंड सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो चमकदार है, बट वो लस्ट्रस अपनी खुद की क्वालिटीज से नहीं है, वो क्वालिटी है उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी डायमंड की एक ऐसी क्वालिटी होती है जिस कारण से डायमंड अपने अंदर आने वाली रेज को ओवरऑल रिफ्लेक्ट कर देता है, और इस फिनोमिनन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई भी लाइट उस पर इंसर्ट होगी तो वो अंदर ही अंदर रोटेट करती जाएगी, जिस कारण से आपका जो हीरा है वो चमकता है। तो हीरा जो है वो आपका चमकदार या लस्ट्रस है। अदरवाइज और जितने भी मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, वो सारे के सारे नॉन लस्ट्रस हैं। एक दो और भी हैं, जैसे आपका आयोडीन है, वो बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है, ये भी आपका एक नॉन मेटल है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सी वीड्स में होता है। सी में आपके जो नीचे एक वीड्स होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनमें आपका ये पाया जाता है। सॉल्ट में ये होता है, NaCl और Ki, पोटेशियम आयोडाइड का मिक्सचर जो होता है वो एक्चुअली सॉल्ट होता है। एक्चुअली जो आपको नॉर्मल सॉल्ट मिलता है सी में, वो सिर्फ NaCl होता है,
उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, जिससे गॉइटर जो एक बीमारी है उससे बचा जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं ना, तो KI या फिर KiO3 उसके साथ मिलाया जाता है, जिसे हम पोटेशियम आयोडेट बोलते हैं। इसके अलावा टिंचर ऑफ आयोडीन, बिटाडीन जो आपकी केमिकल यूज होता है इन्फेक्शंस में लगाने के लिए, वहां पे भी टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज होता है। I2KL प्लस C2H5OH इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये इसे जर्मिसाइड भी बोला जाता है। ठीक है, तो आयोडीन और कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली में लस्ट्रस होते हैं, अदरवाइज और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके नॉन लस्ट्रस हैं। तो मेटल इज अ नॉन मेटल इज अ नॉन लस्ट्रस वाइल मेटल इज अ लस्ट्रस एलिमेंट। अगला टर्म कंडक्शन। तो सबको पता है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, वहीं आपके मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। एकमात्र एक्सेप्शन ग्रेफाइट ऐसा है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल की नोक में अगर आप देखोगे तो वही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर या कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं इधर, तो मेटल्स में सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर है, याद रखना। उसके बाद कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इवन गोल्ड हो गया, ये सारे बेस्ट कंडक्टर हैं। बट सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो आपका सिल्वर है। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट थोड़ा महंगा होता है, ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है, इसीलिए इसकी जगह पे हम जनरली यूज करते हैं कॉपर को। ठीक है, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर जो है सबसे पहले आपका यूज किया गया था ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, जिसे हम कांच एज भी या कॉपर एज भी बोलते हैं। अगर आप सिविलाइजेशंस पढ़ोगे तो उसमें कॉपर एज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मेटल यूज जो किया गया था ह्यूमंस के द्वारा वो था कॉपर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगली चीज है मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो आपके मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो टेम्परेचर यूज होगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जनरली जो होता है मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मेटल का वो बहुत हाई होता है और नॉन मेटल्स का बहुत लो होता है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का, तो वो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा टंगस्टन एक एलिमेंट है, एक मेटल है जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और वो कितना होता है, वो होता है 3200 डिग्री सेल्सियस, यानी 3200 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। वहीं सबसे कम जो होता है, ऑब्वियस सी बात है कि मरकरी जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होगा, और मर्क्यूरी का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट -38.6 डिग्री सेल्सियस, यानी -38.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब आप जाओगे तभी मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अदरवाइज उसके ऊपर ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इधर अगर हम बात कर लें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का जनरली मोस्टली सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3800 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर लोवेस्ट की बात करें तो हीलियम जो आपका जनरली गैस फॉर्म में होती है, उसका जो आपका टेम्परेचर होता है वो -269 होता है। तो नॉन मेटल में इवन आप आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हीलियम इज द एलिमेंट जिसका सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कितना होता है, -269, यानी -269 डिग्री टेम्परेचर पे आप जाओगे तभी हीलियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में आएगी, अदरवाइज वो आपकी लिक्विड या गैस फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहनी है आपको। आगे हम बढ़ते हैं, गैलियम और सीजियम, ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर में एक्चुअली में आपके मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, गैलियम और सीजियम। तो ये आपसे पूछ सकता है इवन, यानी कि आप गैलियम और सीजियम को हाथ में रखोगे रूम टेम्परेचर पे तो जनरली मरकरी की तरह ही हाथ में पिघल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी जनरली डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है। जैसे जितने भी बल्ब्स आप जनरली अपनी लाइफ में देखते हो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल बल्ब जो आप पहले टाइम पे यूज़ करते थे, जिसमें एक फिलामेंट लगा रहता था टंगस्टन का। दूसरा स्ट्रीट बल्ब्स जो आपके रोडों में लगे रहते हैं, इन्हें सोडियम बल्ब भी बोला जाता है। और तीसरे हैं ट्यूबलाइट या फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है,
तो इन तीनों के बारे में आपको समझना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर है नॉर्मल बल्ब जिसमें आपका टंगस्टन यूज होता है। टंगस्टन का टेम्परेचर या टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसे ग्लास में वैक्यूम्ड किया जाता है और साथ में इसके दो गैसेस, या तो आर्गन नियॉन जो नॉन रिएक्टिव है, उसके साथ नाइट्रोजन को मिक्स किया जाता है और इन दोनों को मिक्स करके उसके अंदर फिलामेंट डाल दिया जाता है। और वो जब हीटअप होता है तो नाइट्रोजन एक्चुअली में क्या कर रहा है, हीट होगा, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और उस कारण से आपका जो टंगस्टन है वो हीट होगा और हीट होने के कारण वहां पर एक लाइट इम्यूनेट होगी या इल्यूमिनेट होगी, जिसे हम बोलते हैं बल्ब में से लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। ठीक है, तो जनरली आपसे पूछ सकता है नॉर्मल बल्ब में कौन सी गैसेस यूज होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें स्ट्रीट बल्ब की, तो स्ट्रीट बल्ब में सोडियम यूज होती है, लेकिन दो चीजें हैं, एक एलपीएस है लो प्रेशर और एक है हाई प्रेशर। यहां पर जो लैंप है एक में आर्गन और एक में मर्क्यूरी यूज हो रही है। अगर आर्गन यूज होगी तो वो आपका पीले कलर का लैंप होगा और अगर मर्क्यूरी यूज होगी तो वो व्हाइट कलर का लैंप होगा। इन दोनों का यूज कहाँ होता है वो भी देख लो। आर्गन जो है वो जनरली यूज होती है, आर्गन और सोडियम वाला जो बल्ब है वो यूज होता है स्ट्रीट्स में। स्ट्रीट बल्ब जो होते हैं वो आपके आर्गन और सोडियम के होते हैं। अब उसका कारण ये है कि जो जनरली जो आपके रोड होती हैं उसमें फॉग हो जाता है, यानी कि कोहरा लगा रहता है, क्लाउडी हो सकता है कभी कभी, तो आपको क्या है चीजें साफ नहीं दिखेंगी। तो पीला कलर जो होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो फॉग के थ्रू एंटर हो जाता है और लाइट आपको यानी कि आगे का स्क्रीन दिखा सकता है, यानी क्लियर कर सकता है फॉग को। ठीक है, तो इसी कारण से स्ट्रीट बल्ब्स में आर्गन और सोडियम का मिक्सचर वाले बल्ब्स को यूज किया जाता है। ठीक है, पीले बल्ब जो होते हैं। वहीं जो व्हाइट बल्ब होते हैं जिसमें मरकरी और सोडियम यूज होती है वो जनरली आपके यूज होते हैं मर्क्यूरी बल्ब जिनको बोलते हैं। ये यूज होते हैं जैसे स्टेडियम में अगर आपने देखा हो, एयरपोर्ट्स में आपने देखा हो, तो वहां पर जनरली ये व्हाइट बल्ब्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा लाइट फोकस करने के लिए व्हाइट बल्ब्स का यूज किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोरेसेंट या ट्यूबलाइट्स में, जो जनरली आपने फ्लोरेसेंट बल्ब CFL या ट्यूबलाइट्स आपने देखी होंगी। तो इसमें जनरली जो आपके यूज होता है एजी, तो देखो सब में एजी या आपका नियोन तो सब में ही यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर HG वेपर यूज किया जाता है, मर्क्यूरी वेपर। इसी कारण से मर्क्यूरी के कारण ये जो बल्ब है वो आपका व्हाइट कलर दिखता है। जैसे स्टेडियम में भी मर्क्यूरी के कारण वो बल्ब जो है वो आपका व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, सोडियम और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक्चुअली क्या होता है, मर्क्यूरी हीटअप होगी जिस कारण से वो क्या करेगी, सोडियम के अंदर सोडियम को आयोनाइज कर देगी और इस कारण से मर्क्यूरी और सोडियम के मिलने से एक व्हाइट कलर जो है या व्हाइट कलर की लाइट जो है वहां पर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रीट बल्ब्स में यूज होता है। अब तीनों चीजों के ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो नॉर्मल बल्ब होता है उसमें टंगस्टन यूज होता है, उसके अलावा गैस जो है वो आपकी आर्गन या नियॉन के अलावा कौन सी यूज होती है, आर्गन, नियॉन और नाइट्रोजन। जो आपके बल्ब स्ट्रीट बल्ब होते हैं उसमें आपका सोडियम यूज होता है, लेकिन अगर आपका आर्गन यूज हो रहा है तो वो पीला बल्ब है और अगर उसमें मरकरी यूज हो रहा है तो वो व्हाइट बल्ब है, स्टेडियम में जिसे यूज किया जाता है। और तीसरा बल्ब जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट बल्ब होता है जो जनरली व्हाइट होते हैं, तो मर्क्यूरी तो उसमें होगी, साथ में आर्गन या नियॉन का यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है जो तीनों टाइप के बल्ब्स हैं। बल्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किसमें कौन सी गैस प्रेजेंस है। अगला हम आगे बात करते हैं इनकी दूसरी क्वालिटी, मेलेबल और डक्टाइल, और दूसरा ब्रिटल। मेलेबल डक्टाइल का मतलब होता है कि ये एक शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, या एक मेलेबल यानी शीट में कन्वर्ट होना है, डक्टाइल यानी कि ये कि वायर में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। जैसे कॉपर वायर होती हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, गोल्ड को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, गोल्ड की एक फॉइल बना सकते हो, बहुत पतली फॉइल्स तक वो टूट सकता है। ठीक है, पतली पतली फॉइल्स बन सकती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल्स की, तो ये ब्रिटल होते हैं। इनको अगर आप हथौड़े से अगर इनको आप पतला करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएंगे। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और मेटल्स आपके क्या होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया। अब यहाँ पर गोल्ड के कुछ एलॉयज हैं जो आपको देख सकते हो आप, फूल्स गोल्ड और वाइट गोल्ड। ये भी आपसे पूछता है। फूल्स गोल्ड क्या होता है, आयरन पायराइट होता है, जनरली गोल्ड के कलर का ही होता है, बट इसे फूल्स गोल्ड बोला जाता है। एक अलॉय है आयरन और पायराइट यानी सल्फर और आयरन का। दूसरा है वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड वैसे यूज होता है आपका बहुत जगहों पे, इवन आपके ज्वेलरीज में भी वाइट गोल्ड यूज होता है। ये जनरली सिमिलर थोड़ा होता है प्लेटिनम के।
ठीक है। प्लेटिनम थोड़ा ज़्यादा महंगा आता है, तो इसकी जगह पे अगर किसी को ज़्यादा शौक है तो वो वाइट गोल्ड भी यूज़ करता है। अब वाइट गोल्ड एक्चुअली में एलॉय किस किस का है? गोल्ड, सिल्वर और निकल का। निकल की जगह पे और भी बहुत सारे मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, बट गोल्ड, सिल्वर और निकल, इन तीनों का ये एलॉय है। बेसिकली गोल्ड और सिल्वर तो होते ही होते हैं। तो ये जो एलॉय है इसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं। वाइट गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड निकल। ठीक है, तो वाइट सिल्वर, वाइट गोल्ड और फूल्स गोल्ड। और गोल्ड जो है ये आपका एक प्रकार का डक्टाइल मेटल है। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो प्लेटिनम बहुत ज़्यादा आपका हार्ड है, ठीक है, इसे वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट जो है वो पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके सोडियम और पोटेशियम है। अगर मैं बात करूं मेटल्स, नॉन मेटल्स की, तो इसमें डायमंड एक एक्सेप्शन है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इवन इतना हार्ड होता है कि मेटल्स को भी काटने के काम आता है, ठीक है। डायमंड एक एक्सेप्शन है। आर्टिफिशियल डायमंड जो होता है वो आपका एक कार्बोरेंडम जो है वो आर्टिफिशियल डायमंड है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिया हुआ है। किससे बनता है? ये सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल डायमंड जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और मेटल्स हैं। देखो मेटल्स में मैंने बात करी कि सबसे जो हार्डेस्ट होता है वो कौन सा होता है? प्लेटिनम होता है। लेकिन प्लेटिनम के अलावा टाइटेनियम भी ऐसा एक मटेरियल है जो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी है कि वो हल्का भी होता है। तो इसीलिए टाइटेनियम से पहले वाले टाइम पे आपके क्या बनते थे? इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे तलवार हो गई, इसके अलावा चाकू हो गई, ये सारी चीज़ें बनती थी, क्योंकि एक तो ये हार्ड भी होता था, साथ साथ हल्का भी होता था। तो टाइटेनियम इज हार्डेस्ट एज वेल एज लाइट मेटल। जैसे आपने कैप्टन अमेरिका में देखा होगा कि उसका जो ढाल थी वो किससे बनी हुई थी? टाइटेनियम से बनी हुई थी। तो स्ट्रेटेजिक मेटल है और इसे यूज़ किया जाता है, यूज्ड विथ पैलेडियम। स्ट्रेटेजिक मटेरियल का मतलब होता है कि वो सारे मटेरियल्स या वो सारे एलिमेंट्स जिनकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, बट या फिर जिनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी जो अवेलेबिलिटी वो थोड़ी कम है। जैसे यूरेनियम, आज के टाइम पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए। तो वैसे ही ये टाइटेनियम भी एक प्रकार का क्या है? स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स है, जो इन फ्यूचर आपके एक्सपेरिमेंट्स और फ्यूचर डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है ये भी आपका एक बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है। ड्यूरालुमिन, इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता था। तो ड्यूरालुमिन जो है ये आपका बेसिकली एलॉय किसका है? एल्यूमिनियम का है, और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था, अगर मैं आपको बताऊं तो एयरपोर्ट्स के जो एरोप्लेन्स के जो पूरे के पूरे जो वो बनता है एरोप्लेन, ठीक है, वो ड्यूरालुमिन का बनता है। स्टील और ड्यूरालुमिन दोनों मिक्स होती हैं उसमें। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपकी कार्बन फाइबर से बन रही है, और कार्बन फाइबर एज कंपेयर टू ड्यूरालुमिन ज़्यादा क्या है? एक्चुअली कार्बन का ये पॉलीमर है और ज़्यादा स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा अच्छा एज कंपेयर टू हल्का भी है ड्यूरालुमिन के। तो ये ड्यूरालुमिन पहले यूज़ होता था, आजकल लोग जनरली कार्बन फाइबर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा महंगा है बट ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा हल्का है और ज़्यादा स्ट्रेंथ ये बियर कर सकता है। तो ड्यूरालुमिन हो गया, ये भी बहुत हार्डेस्ट है। टाइटेनियम भी आपका हार्डेस्ट है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपसे एक्स्ट्रा अलग से पूछ सकता है और इवन नॉलेज के लिए वे आपके लिए है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा भारी, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? मेटल्स की ज़्यादा होगी। सबसे हैवीएस्ट डेंसिटी बहुत बार पूछा गया है, ऑस्मियम की डेंसिटी बहुत हैवी होती है। और सबसे कम ऑब्वियस सी बात है किसकी होगी? लाइटेस्ट जो होता है वो लिथियम की होती है। इवन इससे भी कम आपकी मर्क्यूरी की होती है। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो लिथियम, मर्क्यूरी की डेंसिटीज बहुत कम होती हैं। हैवीएस्ट जो होती है डेंसिटी वो ऑस्मियम की होती है। याद रखना, सबसे ज़्यादा आपसे पूछ सकता है, तो ऑस्मियम की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लिथियम जो है वो, लिथियम बैटरीज आपको पता ही है, लिथियम बैटरी यूज़ होती हैं किसमें? मोबाइल फ़ोन में। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक प्रकार से एलोट्रोप्स या फिर एक कार्बन चेन बन के बहुत हार्डेस्ट, बहुत डेंस एलिमेंट या बहुत डेंस एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अलावा एक टर्म है जिसके बेसिस पे कार्बन को नापा जाता है,
जिसे हम बोलते हैं कैरेट। एक कैरेट तो आप जनरली गोल्ड के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ये कैरेट दूसरा है। यहाँ पर गोल्ड के कैरेट से एक्चुअली में उसकी डेंसिटी को बताया जाता है। जैसे एक कैरेट में 200 mg का डायमंड आता है, ठीक है, तो एक कैरेट 200 mg के इक्वल होता है, तो जितना ज्यादा कैरेट का डायमंड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मात्रा होगी किसकी, डायमंड की। उसमें लाइटेस्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम से, तो लाइटेस्ट आपको याद रखने हैं नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन और हीलियम, और हैवीएस्ट कौन सा है, डायमंड। मेटल्स में जो है वो आपका हैवीएस्ट कौन सा है, ओस्मियम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैंने यहाँ पर कंपेयर करके बताई, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताई जो ध्यान रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स जो हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करके कोई पर्टिकुलर टर्म बनाते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में दी गई हैं। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे मेटल Na है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NaO बनाता है, मेटल ऑक्साइड। वैसे ही अगर मैं मेटल और वाटर का रिएक्शन करूं, यानी कि Na और H2O का रिएक्शन करूं, तो वो एक प्रकार का क्या बना देगा, बेस बना देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेटल की Na की, ठीक है, और ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड NaO प्लस H2, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई मेटल अगर रिएक्ट करेगा किसी वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और एक मेटल ऑक्साइड बना देगा। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके, यानी कि अगर मैं बात करूं मेटल NaHCl के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा एक सॉल्ट NaCl और रिलीज होगी हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल और सॉल्ट सॉल्यूशन अगर रिएक्ट होते हैं B का, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B बनाता है। बट ये चीज डिपेंड करती है एक्चुअली में रिएक्टिविटी पे। जैसे मान लो कि अगर मैं मेटल Na को, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B अगर अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर Na है, Na जो है आपका रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, NaCl, या आप ले लो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, NaCl एक सॉल्ट है आपका, सोडियम, CaOCl2 ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि NaCa को रिमूव करता है या नहीं करता है, या CaCl हो सकता है, ठीक है, Ca2Cl। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है मैं आगे बताऊंगा, उसके टर्म पे हम बताएंगे कि ये जो रिमूव करके मेटल A को रिमूव करके मेटल B बनाएगा, मेटल B अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम जो है ये कैल्शियम को रिमूव करके NaCl बना देगा और Ca अलग हो जाएगा। तो वो चीज किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो तभी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को वहां से रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे जनरली कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं। एक चीज पूछ सकता है, रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शंस, तो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन जो होते हैं ये रहे आपके पास। मेटल और नॉन मेटल मिलके आपका एक सॉल्ट बनाते हैं जिसे हम जनरली बोलते हैं एक आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इसे बोला जाता है। तो मेटल और नॉन मेटल मिलके, जैसे Cl एक नॉन मेटल है, Na एक मेटल है, तो दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे NaCl, और यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है उन दोनों के बीच में, उस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। दो प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो जनरली वो आयोनिक बॉन्ड्स ही बनाएंगे। आयंस या आयोनिक बॉन्ड जिसमें Na पॉजिटिव एक पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और इन आयोनिक बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन है Cl की तरफ ज्यादा होगा और Na की तरफ को कम होगा, यानी Na जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो ये एक प्रकार का आयोनिक बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को जनरली डोनेट ही किया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होती है। अगर दो एटम्स के बीच के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लगभग सिमिलर है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, एक ज़्यादा पावरफुल एक कम पावरफुल, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है Na से, ठीक है, या फिर किसी भी मेटल से।
तो यहाँ पर ये एक प्रकार का सॉल्ट बनाते हैं, इसे आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है, जिसमें मेटल कैटायन होता है और नॉन मेटल एनायन होता है। एनायन का मतलब नेगेटिव याद रखना, जैसे कि नॉन मेटल Cl नेगेटिव है तो ये एनायन है, कैटायन Na पॉजिटिव कैटायन है। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका NaCl एक प्रकार का सॉल्ट है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आपके बेसिक लाइफ में यूज होते हैं, जैसे Na3N और NaN3। Na3N सोडियम नाइट्राइड जो है आपका यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए, और इवन फार्मास्यूटिकल में भी सोडियम नाइट्राइड। दूसरी चीज है सोडियम अजाइड, ये एयर बैग्स में फिल किया जाता है, N2 प्लस Na से मिलके बनता है और सोडियम अजाइड इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो चीजें हैं, NaN3 और दूसरा है Na3N। अब इसका स्ट्रक्चर बस आप याद रख लेना, बहुत बार इसको पूछा गया है NaN3 का स्ट्रक्चर। तो NaN3 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, Na पॉजिटिव N N N, ठीक है, यानी कि ये N जो है वो इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। एक्चुअली में N को देखो आप, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये तो क्या करेगा, इन दो से तो शेयरिंग करेगा ही करेगा, यानी यहाँ पर तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बट ये N इधर उधर रोटेट होता रहता है, यानी कभी इसको नेगेटिव देगा कभी इसको देगा। तो इस प्रकार से ये NaN3 का एक स्ट्रक्चर है, सोडियम अजाइड। ठीक है, Na3N तो बहुत सिंपल सा है, यानी कि N जो है वो आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Na के साथ। Na एक्चुअली में कुछ इस तरीके से होता है, Na और Na, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक लोन पेयर और ये Na 3 रिएक्ट करते हैं तो एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं NaN3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स भी आप याद रखो क्योंकि स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो NaN3 और Na3N का ये स्ट्रक्चर है, ये आप आगे भी देखोगे जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पे जाएंगे, बट यहाँ पर जनरल एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। Na के पास देखो, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके साथ और इसके साथ इसने शेयर किया, तो यहाँ पर ये जनरली अपने पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख लेगा, बट ये इवन पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन और भी बचते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में ऐसे बन गए ऊपर। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है NaN3 का, और ये है Na3N का, और ये आपका NaN3 का। ठीक है, तो दोनों टर्म्स सोडियम अजाइड और सोडियम नाइट्राइड आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको याद रखने हैं। मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर टर्म आ रहा है तो उसके स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ, या कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी, ताकि आपको क्वेश्चंस में भी इसकी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम ज़्यादा डीप 11th लेवल का नहीं कर सकते और ज़्यादा ही कम 10th लेवल का पढ़ के भी फायदा नहीं है। आपको दोनों के बीच में अप्रॉक्स पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चंस को लगा सको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये आ गई रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स का अकरेंस जो है वो जनरली इम्प्योर फॉर्म में होता है और उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब वो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एज अकॉर्डिंग टू उनकी रिएक्टिविटी होता है, यानी मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव उसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस उतनी ही अलग। ठीक है, जितना कम वो भी बिल्कुल डिफरेंट। तो वो सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो 3 प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं। अब वो डिपेंड करती हैं इसकी रिएक्टिविटी पे। तो देखो जैसे यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इनकी जो सेपरेशन ऑफ एलिमेंट होगा, यानी जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी मेटल जो है वो ओर की फॉर्म में होता है, यानी कि ओर मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। अब उस इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए एक प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं। अब वो प्रोसेसेस तभी डिपेंड करेंगे किस पे, उसकी रिएक्टिविटी पे। जितना ज़्यादा रिएक्टिव उसकी प्रोसेस उसी अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे। तो जैसे यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम है, ये सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इनकी जो आपकी प्रोसेस होती है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोला जाता है। मिडिल वाली जो एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये थोड़े लेस रिएक्टिव हैं, मिड रिएक्टिव हैं। तो इनके लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी कैल्सिनेशन प्रोसेस। उसके नीचे अगर हम आ जाएं लीस्ट रिएक्टिव, तो उसके लिए प्रोसेस होती है कौन सी, रोस्टिंग प्रोसेस।
तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेसेस आपको डिफाइन की गई है। अब ये नीचे अगर आप देखोगे तो कोई भी ओर जो है वो जनरली उसके अंदर गैंग और फ्लक्स मिक्स होता है और वो दोनों मिलके एक स्लैग बनाते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी मेटल जो है ना उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं और उस इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, अब क्या होता है कि उसमें जैसे ही आप फ्लक्स मिक्स कर दोगे वो सारी इंप्योरिटीज को अलग कर देगा और वो सारी इंप्योरिटीज किस फॉर्म में हो जाएंगी, स्लैग में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं डेली लाइफ में आपको बताऊं तो कभी आपने अगर शोल्डरिंग देखी होगी तो शोल्डरिंग होती है आपके एक जिंक या फिर वो एक अलॉय होता है उसका, उसके साथ पता है क्या होता है कि वो जब मेटल है तो उसके साथ ऑक्सीडाइज होकर बहुत सारी इंप्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं। तो मान लो कि एक प्रकार का उसके साथ गैंग भी मिक्स हो गया है। तो कभी आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी आपका टेक्नीशियन जब उसको किसी भी तार को जोड़ रहा होता है हीट करके, तो पहले वो एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ उसमें इंसर्ट करता है। वो केमिकल जो एक डिब्बी में होता है वो एक्चुअली में फ्लक्स है। ठीक है, वो फ्लक्स क्या करेगा, इस स्लैग के साथ मिक्स होके जैसे ही गर्म होगा एक गैंग बना देगा। तो वो गैंग अलग हो गया और बचा हुआ जो आपका मेटल है वो आपका क्या हो गया, वहां पर उसने तार को जोड़ दिया। तो इसीलिए फ्लक्स का यूज किया जाता है। अगर आप फ्लक्स का यूज नहीं करोगे तो वो जो इंप्योरिटीज हैं वो उसको उस मेटल को जल्दी से सेटल नहीं होने देंगी वहां पे। ठीक है, इसीलिए वो फ्लक्स का यूज किया जाता है। फ्लक्स क्या करता है, किसी भी मतलब इंप्योरिटीज के साथ, इंप्योरिटीज क्या है यहाँ पे, गैंग, फ्लक्स गैंग के साथ मिक्स होके एक धूल धड़ाका या फिर स्लैग बना देता है। एक क्या बना देता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने एक तार लिया, उसके चारों तरफ धूल की एक लेयर जमी हुई थी, आपने उसको फ्लक्स में डाला और फिर उसके बाद जैसे ही हीटअप किया तो जो फ्लक्स और जो उसकी धूल है वो दोनों मिक्स होके एक क्या बना देंगी, स्लैग बना देंगी, और जो बचा हुआ जो मेटल है वो वहां पर उसने तार को जोड़ दिया है। ठीक है, ये है ओर्स एनरिचमेंट। ओर्स जनरली इस तरीके से अलग किया जाता है, ओर्स में से मेटल्स को इस तरीके से अलग किया जाता है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स के लिए रोस्टिंग या रिफाइनिंग जो है वो पहले क्या किया जाता है, इसमें अगर आपका मेटल जो है लो है रिएक्टिविटी में, यानी ये वाला पर्टिकुलर जगह पे अगर हम बात करें लो रिएक्टिव है, तो लो रिएक्टिव के केस में आप क्या करते हो, उसे रोस्ट या रिफाइन करते हो, यानी पहले उसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट करते हो। यानी पहले सल्फाइड से आप रिएक्ट करवाते हो, सल्फाइड से वो बहुत इजीली रिएक्ट हो जाता है, एक सल्फाइड फॉर्म बन जाती है उसकी, जैसे FeS हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे सिल्वर कॉपर गोल्ड तो Cu2S बन जाएगा, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, फिर कॉपर सल्फेट में से सल्फर को अलग कर दो, कॉपर बन गया। तो ये रोस्टिंग या रिफाइनिंग की प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी प्रोसेस अगर हम मिडिल रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे इन्हें कार्बोनेट ओर में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट, आयरन का कार्बोनेट हो गया, टिन लीड कार्बोनेट, कार्बोनेट की फॉर्म में फिर उसमें से कार्बन को अलग कर दिया जाता है, तो आपका मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। हाई रिएक्टिविटी की जो फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से अलग किया जाता है। अब वो प्रोसेस क्या है, जो जितने भी आपको ये हाई रिएक्टिव दिख रहे होंगे यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको कैसे अलग किया जाता है, ये है पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। क्या होता है, एक बैटरी लगाई जाती है, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है जिसमें एक बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे कैथोड है। एनोड जो है इसमें जनरली क्या होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। वैसे जनरली कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है, बट इलेक्ट्रोलाइसिस लाइटिक प्रोसेस में ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन है NaCl का मान लो, तो कैथोड के साथ यानी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव Na+ आयंस जुड़ जाएंगे और Cl नेगेटिव आयन एनोड के साथ जुड़ जाएंगे, तो दोनों के दोनों अलग अलग एक्सट्रैक्ट हो गए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें आप क्या करते हो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स, नॉन मेटल्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और इनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रही है वो कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर लास्ट टर्म है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल है वो कोरोड हो गया, जैसे आयरन है वो रस्ट, यानी कि उसमें ऑक्सीडाइज हो गए, वो आपका रस्ट पकड़ लेती है, तो वो एक प्रकार का क्या है, कोरोजन है। ऐसे ही जिंक है, वो भी आपका क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीडाइज होके वो आपका
क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब इन सबको बचाने के लिए कुछ प्रोसेसेस यूज होती हैं, जैसे कि अगर आपको आयरन को बचाना है तो आप उसको क्या कर दो, पेंट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली एक लेयर जम जाएगी उसके ऊपर और वो उससे रस्टिंग से बच जाएगा। वहीं जिंक के लिए एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, याद रखना जिंक के ऊपर एक लेयर जमा दी जाती है, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से क्या होता है, सॉरी जिंक की एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता बहुत जल्दी, ठीक है। तो क्या कर देते हैं हम, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर जिंक की एक लेयर को हम जमा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर आप इसमें फॉर्म कर दोगे, जिस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे बहुत लगता है कि गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट यूज होता है रस्टिंग से उसको बचाने के लिए, तो ध्यान रखना इसे बोलते हैं जिंक, ठीक। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं किसी भी मेटल को, बट यहाँ पर बेसिक चीज यहाँ पर ये थी गैल्वेनाइजेशन, एक बहुत कॉमन टर्म है जो बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड आपके सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं लास्ट ईयर वो हम कंप्लीट करते हैं बट उससे पहले कुछ कॉमन टर्म्स भी यहाँ पर देख लो। अर्थ का पर्टिकुलर टर्म है, यानी कि अर्थ से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं बेसिक नॉलेज में। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ बेसिकली जो है अर्थ में आपके गैसेस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा जो अर्थ में पाया जाता है वो है कौन सा, अर्थ क्रस्ट में एस्टेटिन। अर्थ क्रस्ट का मतलब है कि जो आपका अर्थ है उसके अंदर 3 फॉर्म होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटा हुआ है, 3 लेयर हैं इसकी। तो जो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो एस्टेटिन है, याद रखना इसको। और सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट गैस जो है एटमॉस्फेयर में, सॉरी अर्थ क्रस्ट में गैस जो है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। एस्टेटिन सबसे लेस है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सिलिका भी पाई जाती है। तो याद रखना कि किसी भी अर्थ में सबसे ज्यादा मेटल जो पाया जाता है या सबसे ज्यादा एलिमेंट जो आपका प्रेजेंस है वो है ऑक्सीजन, और उसके बाद है सिलिका, और सबसे कम जो पाई जाती है वो है एस्टेटिन। होने के लिए और भी है, रेडोन है, जेनॉन है, बट ये एक्चुअली में अर्थ सरफेस के अंदर है, पर तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो पाए जाते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है और सबसे कम मात्रा में एस्टेटिन है, ठीक। एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो आपका सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर गैस है वो है नाइट्रोजन। ये जनरली यूज होती है एरोप्लेन और कार के टायर्स में। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, वो सेकंड नंबर पे, फिर हीलियम, इसके बाद आर्गन और रेडोन। ये सारी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का, अराउंड 76 या 72 के बीच में वेरी करता है। ऑक्सीजन, फिर हीलियम। हीलियम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एरोप्लेन्स में जनरली यूज होता है, टायर्स में। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी यूज होता है। पहले नाइट्रोजन यूज होती थी 15%, 85% ऑक्सीजन होती थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। अभी ये सिर्फ 15% हीलियम यूज करते हैं, और ये जनरली डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हीलियम गैस की, इसीलिए बलून्स में इसको फिल किया जाता है। एक कारण और भी है इसको फिल करने का, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, तो ज़्यादातर ये आपकी रिएक्ट नहीं करती, तो ये कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं देती, इसलिए इसको बलून्स पे फिल किया जाता है। आप हाइड्रोजन गैस को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत कंबस्टाइल है, बट हीलियम जो है नॉन रिएक्टिव है, इसलिए हीलियम को बलून्स में भरा जाता है। आर्गन जो है वो मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस है, यानी कि सबसे ज़्यादा अर्थ में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। उसके बाद बात करें रेडोन, जो है वो अवेलेबल है अर्थ एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट होती है अर्थक्वेक्स के दौरान। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, एक्सटिंक्ट और स्ट्रेंजर गैसेस 2 हैं, रेडोन एंड जेनॉन। तो रेडोन को आपका क्या बोला जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और ये आपकी एक्सट्रैक्ट होती है अर्थक्वेक से। रेडोन को कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। लास्ट टर्म है यूनिवर्स। यूनिवर्स में जनरली आपके 2 गैसेस पाई गई हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है।
हीलियम और हाइड्रोजन से मिलके ही आपके स्टार्स बने हैं, सन भी इवन आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम से ही मिलके बना है। इवन हाइड्रोजन के ही ऑक्सीजन के साथ मिलने के कारण ही आपका वाटर जनरेट हुआ और वाटर से ही आपकी लाइफ जनरेट हुई अर्थ पे। तो यहाँ पर बेसिकली ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसके कारण यूनिवर्स बना है। अब यहाँ पर जो इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान रखनी है। हीलियम नॉन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये नॉन फ्लेमेबल है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है। यहाँ पर ये जनरली इनकी कुछ यूजेस हैं, जैसे ये आपका किस में बलून्स में यूज़ होता है इसकी लाइटर डेंसिटी की वजह से, ये रॉकेट फ्यूल्स में यूज़ होता है। इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भी यूज़ की जाती है आपके फ्यूल्स में। ये फ्यूचर फ्यूल भी इसे बोला जाता है। साथ में ये जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के बर्न करने में अराउंड 150 किलो जूल की एनर्जी जनरेट होती है। हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो जनरली मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और ये फ्यूचर फ्यूल है। इवन जो बहुत सारी कार्स हैं इन फ्यूचर जनरेशन में या फिर जो रिसर्च में आजकल यूज़ हो रही हैं उसमें जनरली ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि हाउ वी कैन यूज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूचर फ्यूल इन अवर कार्स। ठीक है, तो गैसोलीन की जगह पे यानी कि पेट्रोल और डीजल की जगह पे कैसे आप हाइड्रोजन को कार्स में यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है जनरली जो आपका स्टार्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम के टकराने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और सन और स्टार्स जो है वो आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन जो है वो जनरली दूसरी प्रोसेस है जिसमें एक बहुत हैवी मेटल जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सारे ब्रेक होके छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटते हैं। इसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। जैसे एक अटैक हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, कौन कौन से साल में हुआ था? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इसे लिटिल बॉय और फैट मैन बोला गया। अब यहाँ पर हिरोशिमा में लिटिल बॉय को गिराया गया और नागासाकी पे किसे गिराया गया? फैट मैन को गिराया गया। दोनों नाम याद रखना। तो इन दोनों में जो ये मटेरियल यूज हुआ था, लिटिल बॉय में यूरेनियम और फैट मैन में प्लूटोनियम यूज हुआ था। ये दोनों के दोनों एक्चुअली में न्यूक्लियर फिजन की वजह से बम ब्लास्ट हुए। ठीक है, इसके बाद एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी या एटम बॉम्ब उसे बोला जाता है, उसकी डिस्कवरी भी, जिसे आपने एक मूवी में देखा होगा ओपनहाइमर में। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो एटॉमिक बॉम्ब ये आपका न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है। और लास्ट आपके कुछ इंडिया के रिएक्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर था वो था अप्सरा, याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है। यूरेनियम जो है वो आपका कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इवन इंडिया में भी थोरियम बहुत ज़्यादा फ्यूचर फ्यूल के रूप में यूज़ हो रहा है और बहुत जगहों पे यूरेनियम और थोरियम मिल भी रहा है। ठीक है, तो थोरियम जो है वो आपका इंडिया में है एज अ फ्यूचर फ्यूल, उसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे मेटल्स से रिलेटेड कंप्लीट करी और अर्थ क्रस्ट में जो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो आपके पूछे गए हैं लास्ट ईयर। जैसे पहला क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि कौन से ऐसा एलिमेंट है इसमें जिसका हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर है अमंग द फॉलोइंग। तो अगर आप देखोगे FClBrI, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो ये सारे के सारे सॉरी, ये सारे के सारे आपके एक ही पीरियड में आते हैं। ठीक है, यहां अगर देखो तो ये पीरियड्स हैं और ये आपके इधर ग्रुप हैं। तो एक ही ग्रुप में आने वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट फर्क इतना है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनके शेल्स भी एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे, तो इसका मतलब इनका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साइज ऊपर से नीचे आपके बढ़ते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा साइज उतनी ही कम कैपेसिटी दूसरे एलिमेंट को अपने साथ रिटेन करने की, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम, या एटॉम को उतना ही ज़्यादा जोड़े रखने की कैपेसिटी उतनी ही कम। तो अगर मैं बात करूं कि अगर H के साथ F जुड़ेगा, H के साथ Cl जुड़ेगा, H के साथ Br और H के साथ I जुड़ेगा, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो सबसे ज़्यादा अपने साथ एलिमेंट को या फिर हाइड्रोजन के एटम को अपने साथ बांधे रखेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का एटम जो है वो छोटा है तो वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन को। इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा छोटा एलिमेंट है, इसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे क्या,
कि इसमें से कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा। तो आयनिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अपनी तरफ खींच सको। तो आयनिक कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है कौन ज्यादा दिखाएगा, HF दिखाएगा। ठीक है, साइज पे ये डिपेंड करता है। अगली चीज अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, ये देखो पीरियोडिक टेबल, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, सीजियम इधर इतने नीचे आ रहा है, कैल्शियम देखो ऊपर आ रहा है, सीजियम बहुत नीचे है। तो जितना ज्यादा नीचे आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा कि कहेगा ले जाओ भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो मेरे को जो खींच रहा है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन बीच न्यूक्लियस से, वो बहुत दूर है, क्योंकि सीजियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इतना दूर होगा, तो सोडियम का यहाँ पर ही होगा, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत इजीली लूज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वाले एलिमेंट में वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, सीजियम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहता तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर होता वो वाला बट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वैसे भी नहीं होते हैं कोई भी मेटल। ठीक है, तो अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछता तो वो इस तरीके से यहां पर बना देता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पीरियोडिक टेबल ढंग से याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये अगला क्वेश्चन है, ग्लास इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ। तो ये जनरली मैंने आपको बताया है, मतलब ये जनरली आपको पता होना चाहिए, इवन एटमॉस्फेयर में भी मैंने आपसे बोला था कि ग्लास जो है वो जनरली आपका सैंड और सिलिकेट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ग्लास जो है, कोई भी ग्लास है, वो सिलिका और सैंड से मिलकर बनता है। ठीक, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा खुद से ही। इवन ये कुछ टर्म्स आपके हम पर्टिकुलरली किसी भी डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते, बट बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिए। जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड का क्या दूसरा नाम है। मर्क्यूरी सल्फाइड एक्चुअली में रेड कलर का होता है, इसे वर्मिलियन या सिंदूर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एमेलगम भी मर्क्यूरी का ही बनता है, बट एमेलगम क्या है, एमेलगम दूसरी चीज है। मर्क्यूरी का ये एक प्रकार का एलॉय होता है जो जनरली आपके दांतों में फिल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा मोर सॉल्ट डिफरेंट चीज है। यहाँ पर मार्श गैस, एक्चुअली में अभी आप आगे पढ़ोगे, मार्श गैस जो होती है वो मीथेन होती है। ठीक है, तो ये मार्श गैस भी नहीं है, तो जनरली एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते थे। अदरवाइज याद रख लेना कि मर्क्यूरी सल्फाइड इज आल्सो नोन एज क्या, वर्मिलियन। जैसे कॉपर सल्फेट के लिए मैंने आपको बताया था कि उसको ब्लू विट्रॉयल भी बोला जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नाम है जो बार बार रिपीटेटिव हैं, तो इनको हम, बहुत ज़्यादा वास्ट है तो कवर करना इतना आसान नहीं है, बट हाँ हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पर बता दे रहे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो ये अगला क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये तो मैंने अभी बताया आपको। हाई रिएक्टिव मेटल्स को अगर आपको अलग करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, और अगर लो रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसके लिए कौन सा होगा, रोस्टिंग। और अगर आपके वो मिडल रिएक्टिव हैं तो वो कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ओजोन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्मफुल यूवी रेज। तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओजोन अर्थ एटमॉस्फेयर में हार्मफुल यूवी रेज से बचाने में मदद करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करने से। क्यों, क्योंकि ये एक ट्राइपोलर नेचर की है। ट्राइपोलर नेचर की तो और भी बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये इसकी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि ये एब्जॉर्ब करता है और लो एनर्जी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ठीक है, यानी जो यूवी रेज हैं उनको तो एब्जॉर्ब भी करेगा, बट लो एनर्जी की होंगी उनको रिफ्लेक्ट भी कर देगा। तो ये एक इसकी एक क्वालिटी है। ये ठीक है, इट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट लो एनर्जी। यहां पर ध्यान देना, रिफ्लेक्ट लो एनर्जी को, जो हाई एनर्जी की होंगी उनको एब्जॉर्ब करता है और लो एनर्जी को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ऊपर वाले टर्म में बस सिंपल सी एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट ये दे रखा है। रिफ्लेक्ट सबको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हाई जो एनर्जी वाली होती हैं उनको तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और लो एनर्जी को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इसका आंसर
3 होगा, इसलिए मैंने ये डाला भी। जनरली सबको पता होता है कि यूवी रेज को एब्जॉर्व करता है ओजोन लेयर, बट किनको करता है और किनको रिफ्लेक्ट करता है ये नहीं पता सबको। अब एग्जामिनर ने यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया। तो हाई एनर्जी की या हाई फ्रिक्वेंसी की जो लाइट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और लो एनर्जी की लाइट्स को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी कारण से यूवी रेज से ये हमको बचाता है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो चौथा टर्म यहाँ पर दे रखा है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार से O3 जो है वो आपका क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन O3 ओजोन जो होती है वो जनरली O3 की फॉर्म में होती है। जब इस पे यूवी रेज पड़ती हैं तो ये एक्चुअली में ब्रेक हो जाती है O2 प्लस O में, फिर बाद में फर्दर रात के टाइम पे ये दोबारा से ऑक्सीजन और O दोबारा से मिलके O3 बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये पूरी प्रोसेस जो है ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जो बार बार रिसाइकिल या फिर एक साइकिल में कंप्लीट होती जाती है। बट यहाँ पर एक दिक्कत तब आती है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का यूज़ जो हम AC में या फिर आपके रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ कर रहे थे, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं और ये पूरी की पूरी लेयर को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो जो ओजोन होल जनरेट हो रहे हैं वो इसी कारण से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि CFC गैस ऊपर जाके ऑक्सीजन के अलग मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर देती है और फिर वो जो लेयर O3 की बन रही है वो दोबारा से चेन बननी बंद हो जाती है, तो वहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये है ओजोन के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं जोन रिफाइनिंग क्या होती है और किस लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस जोन रिफाइनिंग टर्म को समझ लो, ये जनरली यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। देखो मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें किससे रिलेटेड, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करने की। अगर मेटलॉइड्स होंगे तो उनको कैसे अलग करोगे, उनके लिए प्रोसेस होती है जोन रिफाइनिंग। क्योंकि देखो वो ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही हल्के रिएक्टिव है, वो तो बीच के मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स इन्हें बोला जाता है। तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है, उन्हें किया जाता है एक प्रोसेस से विच इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। वही सेम प्रोसेस जो हमने सॉल्ट के केस में यूज़ की थी। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मेटल है, मेटलॉइड है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो आपका क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मेटलॉइड को क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। रिमेनिंग जो बचे हुए आपके डस्ट है, सैंड्स हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, क्रिस्टल फॉर्म में वो अलग से ऊपर जम जाती हैं और इस कारण से वो आपको सैंड्स को और उन सबको अलग करना होता है। बची हुई चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर प्योरीफाई हो जाती है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग की, वो किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी चीज है। आगे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन क्या होता है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन को समझाने से पहले मैं आपको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन का ये क्वेश्चन करने से पहले समझा देता हूँ ओस्वाल्ड डाइल्यूशन क्या होता है। सिंपल सी चीज है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन। ओस्वाल्ड ने बोला था कि जैसे मान लो कि कोई दो चीज़ें, जैसे NaCl है, वो तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से अलग हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो बहुत कम अलग अलग हो पाएंगे, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम होगी। जैसे CH3COOH में CH3 पॉजिटिव और COH नेगेटिव, तो उन दोनों की जो पॉजिटिव नेगेटिविटी है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक क्वालिटीज़ हैं वो बहुत कम है। तो ऐसे केमिकल्स को या ऐसे कंपाउंड्स के लिए आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा डाइल्यूट करना है। जितना ज़्यादा आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपका इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन यानी कि उसमें वाटर मिला दो, जैसे एसिटिक एसिड है उसमें वाटर मिला दो, तो वो जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देगा। बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ उसने बताई थी। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन आप करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइसिस का, उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म्स को या कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओस्वाल्ड डाइल्यूशन इज ऑल अबाउट किसके बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो लॉ था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। अदरवाइज जो हाई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो तो जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से अलग अलग हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगला हम टर्म देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। आज के लिए यहाँ पर इसे फिनिश करते हैं। थैंक यू।